दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं थोड़ा बिजी थी। तो दोस्तों, आपको पता ही है, इससे पहले के वीडियो में मैंने जो काल विभाजन चला हुआ है हमारा चैप्टर हिंदी में, हिंदी साहित्य में, उसमें हमने आधुनिक काल पढ़ा रहे थे। आधुनिक काल मैंने आपको समझा दिया था और आधुनिक काल के जो उपविभाग थे, जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें उपविभागों में बांटा था आधुनिक काल को, तो उसमें पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंद्र युग भी कहा जाता है, और जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है, उसे मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हैं, पहले उनको देख लें, अच्छे से समझ जाएं, तभी आपकी समझ में अगला आए। वो 1900 से लेकर के 1980 विक्रमी संवत और ईसवी सन में 1843 से लेकर 1923 मानी जाती है। आधुनिक काल के उप विभाग जिनका विभाजन डॉक्टर नगेंद्र ने किया, जो काल विभाजन, जो सर्वमान्य काल विभाजन था, वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, लेकिन उन्होंने आधुनिक काल तक ही काल विभाजन किया था। उसके बाद जो उप विभाग में विभक्त किया, जो वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। उन्होंने प्रथम जो काल बताया इसको आधुनिक काल का, वो पुनर्जागरण काल नाम दिया, जिसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है, भारतेंदु युग, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा सा जागरण सुधार काल, जो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला, तो 1900 से लेकर 1918। अब छायावादी युग तो कई जो विद्वान हैं, कई जो साहित्यकार हैं, उन्होंने तो 1918 माना, लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसकी समय सीमा 1920 भी लिखी गई है। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन 1918 आया है, 1918 से लेकर 1938 तक, तो भी सही है। और अगर आया 1920 से लेकर के 1936, दोनों ऑप्शन तो एक साथ नहीं दिए होंगे, लेकिन अगर 1920 से लेकर 1936 आया तो वो भी सही है। तो कई बार दोनों ऑप्शन आए होते हैं, तो तभी क्वेश्चन के दोनों आंसर सही माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों आंसरों में से अगर 1918 से 1938 आया तो भी सही होगा, और 1920 से लेकर के 1936 आया तो भी वो मान्य होगा। तो आप दोनों अच्छे से याद कर लें। तो छायावादी मैंने आपको बताया था, आज हम पढ़ेंगे छायावादी युग। इसके बाद में छायावादोत्तर काल, जो मैंने आपको बोला था कि छायावादोत्तर काल वो था, जबकि छायावाद के बाद 38 में, तो 38 के बाद तुरंत प्रगतिवादी काल आया। ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, ये प्रगतिवादी युग आया। तो प्रगतिवादी काल में 1938 से लेकर 1943 हुआ, और प्रयोगवाद 1943 से 1953 हुआ, और फिर उसके बाद नवलेखन और नई कविता। लेकिन इन दोनों छायावादी और प्रगतिवादी के बीच में जो छायावादोत्तर काल आया, इसमें वो जो हैं, जैसे हालावादी काल भी इसे कहा जाता है, जिसमें ज़्यादातर हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं और हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं वो आता है। इसका जो बीच का जो था 1838 से 53 तक, वो पूरा ही कुछ ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने छायावाद के बाद, न कि इनको काल विभाजन में या छायावाद होता, मतलब इसके बीच का जो कालखंड था उसको वही नाम दिया। अब हम तो सीरियल वाइज इसको पढ़ेंगे। कई बारी ऐसा आ जाता है, कई बारी क्या, जो आजकल जो नए क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, इसमें तो अब ये सभी को याद हो ही गया है कि भाई भक्ति काल आया, रीति काल आया, उसके बाद आधुनिक काल आया। लेकिन अब जो पेपर आते हैं तो इसमें आधुनिक काल के उप विभागों को ज़्यादातर पूछा जाता है, और ज़्यादातर आता है छायावादी काल के बाद, क्योंकि 4 ही ऑप्शन तो दिए होंगे। तो छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नवलेखन, इसको सीरियल वाइज या आया होगा प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी।
तो जिसको पता होगा कि पहले छायावादी आया, छायावादी युग, फिर प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद आया, फिर नवलेखन और लास्ट में नई कविता। तो आपको ऐसे ये इस छोटे उसमें मत लेना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि पहले कौन सा काल आया। ये देख लो, ये इस प्रकार से आएगा पुनर्जागरण काल, जागरण काल, छायावादी काल, और अगर छायावादी के बाद आएगा प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई लेखन और नई कविता। इसको इसी क्रम में आप भी याद करते जाना, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। छायावादी युग जो मैंने आपको बता दिया है कि कहीं 1918 से लेकर 1938 भी है, कहीं 1920 से लेकर 1936 भी है, पर यही है 1-2 साल के अंतराल में 38, 36 या 18-20 वाला। तो आप दोनों ऑप्शन याद रखना, जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कई बारी फिर उसी पे विवाद चला जाए। मैंने आपको काल समय बता दिया है, इस प्रकार से समय होगा। तो जो मैं मुख्य आपको सारा तो आप सोचेंगे कि एक तरफ से कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, जो मुख्य क्वेश्चन होंगे जो पेपरों में अधिकांश पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। आप साथ साथ नोट भी करते जाओ, या तो अच्छे से समझ लो या स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। तो छायावाद के प्रमुख कवि थे, पहले तो इसको अच्छे से याद कर देना। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ, ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कवि कौन से माने जाते हैं। तो पहले थे जयशंकर प्रसाद, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। ऐसे इस प्रकार से आता है, ये मैंने उनके पूरे नाम लिखे हैं, पर वैसे आता है प्रसाद पंत निराला और वर्मा, प्रसाद पंत निराला और वर्मा। तो प्रसाद थे जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि जो माने जाते हैं। तो ये प्रमुख हैं, इन चारों को याद अच्छे से कर लेना। जो मुख्य बात थी, जो निराला की प्रसिद्ध कविता थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता थी जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। अब देखो, छायावाद का जो काल समय माना जाता है वो तो था 1918 या 1920 से माना जाता है, लेकिन जो निराला की कविता निराला की जो कविता थी जूही की कली, इसमें छायावादी कविता की झलक मिलती है, जो कि 1916 में प्रकाशित हो गई थी। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि निराला के, अब आपने तो सोचा कि निराला की जो रचनाएं हैं वो छायावादी युग की हैं, और आपने याद किया हुआ है कि छायावादी काल तो 18 से या 20 से आया 1900, लेकिन इसका काल समय फिर आप 18 लिख दोगे या 20 लिख दोगे। लेकिन इसमें मुख्य बात वही थी कि निराला की जो प्रसिद्ध कविता जूही की कली है, इसका काल समय था 1916 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से आप भी इसको याद करते जाना। अगला था, इसी में अगला क्वेश्चन है, छायावाद की जो अंतिम सीमा थी वो 1936 मानी जाती है। 1936, कहीं कहीं 38 भी मैंने आपको बताया है, लिखा हुआ है। ये आगे आएगा कि कौन सी रचना 38 के आसपास थी, इसीलिए इसको 38 भी माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की जो झरना थी, मुख्य कहते हैं कि छायावाद की शुरुआत जयशंकर प्रसाद की रचना झरना से हुई थी, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। कि जो मुख्य जो छायावादी जो कविताएं होती थी, अब छायावाद क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। तो छायावादी जो मुख्य जो कविताएं थी, मुख्य जो रचनाएं थी, उसकी शुरुआत जयशंकर प्रसाद की जो झरना थी, जयशंकर प्रसाद की झरना थी, उससे माना जाता है, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि जो निराला के प्रसिद्ध रचना जूही की कली थी, इसका प्रकाशन 1916 में हो चुका था, और जिसमें छायावाद की झलक मिलती है। छायावादी एक कविता वाइज इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ऐसे में बीच में आपको डिटेल में भी बताती जाऊंगी, आप अच्छे से सुनते जाएं और समझते जाएं। युग के बाद
पहले भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा, जो रामचंद्र शुक्ल ने मानी, इसकी समय सीमा 1918 ही माना। छायावाद के प्रमुख कवि मैंने आपको बता दिया, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा मानी जाती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी इन चारों कवियों की, वो 1918 के आसपास से ही शुरू हुई। जयशंकर प्रसाद की झरना जो 1918 में प्रकाशित हुई और इसी से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। परंतु निराला की जो प्रसिद्ध कविता थी जूही की कली, निराला की जो प्रसिद्ध कविता जूही की कली थी, उसका प्रकाशन 1916 में हो चुका था, 1916 में हुआ। पंत की जो प्रसिद्ध रचना थी, जो छायावादी रचना थी, छायावादी रचनाएं अलग थी। सुमित्रानंद पंत की कई रचनाएं थी, लेकिन छायावादी रचनाएं अलग थी, जो मैं एक एक कवि करके सुमित्रानंद पंत से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उत्तराखंड में अगर आप LT, TGT, PGT किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो फिर सुमित्रानंद पंत से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्होंने तो कई रचनाएं की, लेकिन सभी कवियों ने, जो ये प्रसाद पंत, निराला, जितने भी ये कवि माने जाते हैं छायावादी, कई रचनाएं थी, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं जिनमें छायावादी झलक मिलती है, सब में नहीं मिलती, कुछ में मिलती है। तो ये अलग से एक एक कवि करके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं छायावादी थी। तो इसी प्रकार से निराला पंत ने जो पल्लव की कुछ कविताएं 1918 में प्रकाशित हुई थी। पल्लव जो सुमित्रानंद पंत की जो पल्लव रचना थी, सर्वप्रथम जो छायावादी उनकी रचना थी, वो उसकी कुछ कविताएं हैं, तो 1918 में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की जो कामायनी थी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी थी, वो 1935 में प्रकाशित हुई थी और इसके बाद 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। इसीलिए 1935 या 36 तक अतः छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ही मानी जाती है, क्योंकि 1936 के बाद जो प्रगतिशील लेखक संघ था उसकी स्थापना हो गई थी। अब छायावाद की मुख्य बात क्या थी कि अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ कि आधुनिक काल के तृतीय चरण के काव्य को छायावादी काव्य कहा जाता है। मोटे तौर पर छायावाद की समय सीमा मैंने आपको बता दी, कोई 1918 मानता है, लेकिन 1920 से लेकर 1936 जो UGC नेट की किताब है उसमें जो मान्य लिखा हुआ है 1920 से लेकर 1936 लिखा गया है। पर इसके जो प्रमुख कवि थे वो प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा की रचनाएं छायावादी विशेषताओं से युक्त थी। जो कामायनी थी, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी थी, वो छायावादी प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास उसमें देखा जाता है। लेकिन इसको छायावादी काल क्यों कहा गया? तो छाया जो उस टाइम जैसे जितने भी ये रचनाकार, जितने भी ये कवि हुए हैं, ज़्यादातर प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, उनकी जितनी रचनाएं थी उनमें एक समानता थी। क्या थी कि छायावाद का प्रयोग प्रारंभ में, जो शुरू में छायावाद शब्द का प्रयोग होता था, व्यंग, किसी पे व्यंग करना हो, किसी के लिए जैसे व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं ना, कि बोलना कुछ और है और सुनाना, मतलब बोल किसी को रहे हैं और सुना किसी को रहे हैं। बोलना कुछ और है लेकिन व्यंग्यात्मक भाषा में कुछ किसी को और सुना रहे थे, तो उसको बोलते हैं क्या? छाया। मतलब कुछ कहीं की छाया कहीं पड़ रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि वो प्रयोग तो किसी और के लिए कर रहे हैं लेकिन सुना किसी और को रहे हैं, तो वो था छाया। शुरुआत में तो एक व्यंग्यात्मक भाषा थी छायावाद, लेकिन बाद में क्या हुआ, कविताओं के लिए जो अस्पष्ट थी, मतलब जिसकी छाया अर्थ कहीं और पड़ता था, मैंने आपको बता दिया ना कि उसका अर्थ, बोल हम कुछ रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिकता की छाया, रहस्यवाद का भान होने लगा। लेकिन हमने कुछ ऐसे रचनाएं हुई, इसमें कुछ रहस्यवाद, इन शब्दों में कुछ रहस्यवाद का मतलब हमें प्रतीत होने लगा। तो
अनुभूति और लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली में, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद, मतलब जब हम उस शब्द की व्याख्या करें, कोई ऐसे शब्द बोले, शब्द आए जिनकी हमने विस्तृत क्या हो सकती थी व्याख्या, मतलब उसका विस्तृत अर्थ निकाल सकता था। बहुत बड़े सार को, बहुत बड़े जो हम बोलना चाह रहे थे सार को, हमने एक सूक्ष्म रूप, एक छोटा शब्द दे दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा उसका विस्तृत अर्थ छुपा हुआ था और उसको हमने छोटा सा रूप दिया, तो वो था एक व्यापक अर्थ को हमने एक सूक्ष्म रूप दिया, तो वो था, उन्होंने कहा कि उसमें रहस्यवाद था। और दूसरा छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में, कि ऐसी शैली, ऐसी पद्धति का प्रयोग हुआ। मैंने अभी बताया ना कि उसका अर्थ क्या था, बहुत बड़ा था, विस्तृत था, व्यापक था। अब जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी समझते हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का अर्थ रहस्यवाद मानते थे, या दूसरा अर्थ था विशिष्ट शैली को स्वीकार करते थे। अच्छा, रामकुमार वर्मा ने इस प्रकार से छायावाद को परिभाषित किया कि परमात्मा की छाया आत्मा पे, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। नगेंद्र ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। मैंने आपको बताया ना कि मतलब छोटे शब्दों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, कुछ शब्दों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको बोला छायावाद। महादेव वर्मा छायावाद तत्व तो प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का अभाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या की जा सकती है। अब मुख्य जो बातें निकल के आई इन सभी परिभाषाओं से, वो थी छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई दी। ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि कैसी स्थूलता, मतलब हम बहुत कुछ जब बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटे से शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं, एक शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो वो हो गया स्थूल के प्रति सूक्ष्मता। दूसरा है छायावाद काव्य में रहस्यवाद था। रहस्यवाद की क्या थी, प्रवृत्ति थी। छायावाद प्रेमी प्रकृति सौंदर्य, ज्यादातर उन्होंने प्रकृति, जो छायावादी कवि थे उसको प्रकृति प्रेमी थे और उसी पे उन्होंने प्रकृति या सौंदर्य का व्याख्यान जो अपने काव्यों में किया, तो उसको ऐसे कविता के रूप से परिभाषित व्याख्या उनकी की। छायावाद के व्यंजना की पद्धति में नवीनता थी। छायावादी कविता अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा की से प्रभावित थी। ज़्यादातर अगर कहा जाए तो अंग्रेजी की जो रोमांटिक, जो हम बोलते हैं ना कि बहुत ही रोमांटिक कविताएं हैं या काव्यधारा है, तो वो था क्या, छायावाद। गीत प्रसिद्ध है जिसे हम लोग ज़्यादातर सुनते भी हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस प्रकार के मतलब हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, भारत की जो महिमा का विशद बड़े रूप में, व्यापक रूप में इन शब्दों में वर्णन किया गया है। निराला ने अपनी दिल्ली नामक कविता में भारत के अतीत का गौरव एवं वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया है। इसी प्रकार से इन जो जितने भी ये छायावादी कवि हुए हैं, इनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ के देखो तो देखो क्या है इसमें। जब निराला की जो कविता राम की सत्य पूजा थी, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध। कामायनी में देखो जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन, मैंने बताया ना कि एक प्रकार से जो जितनी भी छायावादी रचनाएं हैं, एक कविताएं हैं, वो एक रोमांटिक कविता जिसे कहते हैं ना, रोमांटिक कविताएं हैं या रोमांटिक गीत हैं, वो उस प्रकार के गीत, इस प्रकार की कविताएं
प्रेम व्यापारों का निरूपण इस प्रकार से किया। जूही की कली का देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इन लाइनों को आप अच्छे से याद कर देना। ये लाइनें पूछी जाएंगी। जो ये नील प्रधान भी सुकुमार है, ये वाली लाइन ज़्यादातर पूछी जाती है। या राम की शक्ति पूजा से ये दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये ऐसी लाइनें पूछी जाती हैं कि कौन सी रचना थी और किसकी रचना है ये। निर्दय उस नायक ने निपट ने उठाई की, झोंकों के झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। तो ये जूही की कली की एक प्रसिद्ध लाइनें हैं। तो इन लाइनों को आप अच्छे से याद कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि कई बार ये लाइनें पूछी जाती हैं। ये निराला की रचना जो जूही की कली है उससे है। प्रसाद ने आंसू में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। पंत की जो ये रचना थी श्वेता, ये जो इनकी प्रसिद्ध लाइनें थी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वो कहते थे कि पहला जो कवि रहा होगा वो क्या रहा होगा, वियोगी। और इस प्रकार से इसका अर्थ अर्थ में उसका उनका भाव छुपा हुआ है। कहने का मतलब है कि छायावादी कविता शब्द कुछ और है और अर्थ उनका कुछ और हो रहा है, तो इसी को छायावाद कहते हैं। अब एक एक करके तो इनका अर्थ में आपको जब एक एक कवि को पढ़ाऊंगी अच्छे से तो उसको समझाऊंगी। अभी हम छायावाद के बारे में समझ रहे हैं। तो ये छायावादी कविताओं में आई जो लाइनें हैं इनको आप अच्छे से याद भी कर लेना और समझ भी जाना कि किसकी हैं ये लाइनें। जैसे प्रसाद की रचना नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी के प्रति आदर भाव में पंत जी ने कहा था, देवी तुम देवी आह कितनी उदार, सर्वमंगले तुम महती, सबका तुम दुख तुम अपने पे सहती। ये किसकी लाइन थी, पंत की। जैसे इसकी थी पंत की, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया तोड़ प्रकृति की, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया। इस प्रकार से महादेवी वर्मा की जो प्रसिद्ध लाइन थी, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये तो आपने कई बार सुना। प्रसाद की आंसू काव्य में वेदना की कहानी है। तभी गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित दिखाई पड़ती थी। कामायनी की जो श्रद्धा थी, कामायनी की जो नायिका थी श्रद्धा, वो तकलीफ सूत काटती थी, हिंसा का विरोध करती और मौन की प्रवृत्तियों मार्ग का संदेश देती। मानवता, विश्व बंधु, लोक कल्याण के जो स्वर छायावाद में दिखाई पड़ते हैं उन्हें गांधी का ही प्रभाव माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की अरुण यौमतमय देश हमारा, जयशंकर प्रसाद की मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, ये तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो ये भी उसी समय की है और ये एक छायावादी कविता है। ऐसी चीज़ों को याद रखना। माखनलाल चतुर्वेदी की जो पुष्प की अभिलाषा कविता है ये छायावादी प्रवृत्ति की है। तो अभी तो मुकुट बंधा था मात ही हुए भी न थी हल्दी के हाथ, ये प्रसिद्ध रचना पंत के हैं ये लाइनें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का, अब इस चीज को आप नोट करते जाना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। तो ये पूछा भी गया था कौन किसे माना है, मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। और छायावाद और प्रगतिवाद के बीच के कालखंड को उत्तर छायावादी काल कहा है। ये मैंने अभी बताया था, उत्तर छायावादी काल या छायावादोत्तर काल भी कहा गया है। इसमें दो काव्य धाराएं वही में एक तो थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि थे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामनरेश त्रिपाठी। और ये कविताएं राष्ट्रभक्ति व जग जागरण पर दूसरे थे प्रणय मूलक वैदिक काव्यधारा। इसके अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया मुख्य थे हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल और नगेंद्र शर्मा। कामायनी छायावाद महाकाव्य है तथा छायावाद की श्रेष्ठतम कृति है। अगर पूछा गया छायावाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है तो कामायनी है, जिसको छायावाद का महाकाव्य भी कहा जाता है। कामायनी को छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है और उस छायावाद की श्रेष्ठ कृति भी मानी जाती है। कामायनी के जो प्रमुख पात्र थे वो मनु, श्रद्धा, इड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के
प्रतीक थे। मनु श्रद्धा और इड़ा, मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि के प्रतीक थे। कामायनी में पूछा गया था एक बारी क्वेश्चन, कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। प्रसाद की कृति जो लहर है, जो प्रसाद की जो रचना लहर जो उनकी रचना है वो एक गीत काव्य है। किस प्रकार का काव्य है? वो गीत काव्य। गीत काव्य मतलब होता है जो गाने योग्य काव्य, गाया जा सकता है। वैसे तो जो काव्य रचनाएं होती हैं वो समस्त गाने, जो कविताएं होती हैं वो गाने लायक ही होती हैं, लेकिन कुछ अलग से होते हैं गीत काव्य जिनको कहा जाता है। निराला ने मतवाला और समन्वय, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किया। और राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता है, जो उनकी जो रचना है अनामिका उसमें संकलित है। ये राम की शक्ति पूजा अनामिका में संकलित है, जो सबसे लंबी कविता है निराला की। जूही की कली का प्रकाशन मैंने आपको बता दिया 1916 में हुआ था। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और पंत को ही कोमल कल्पना का कवि भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? तो कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को, और प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत को चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जो परिवर्तन कविता है, उनकी जो एक प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन कविता है, वो सबसे उच्च कोटि की दार्शनिक कविता है। छायावाद को कंप्लीट करेंगे और छायावाद के बाद जो छायावादी कवि हैं एक एक करके जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, इनकी रचनाओं को एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मैं मुख्य बातें आपको समझा दी है। आप एक एक बात अच्छे से समझते हुए नोट करते जाएं। जो मुख्य बातें हैं, मुख्य क्वेश्चन है, और पूरी कहानी तो एक वीडियो में नहीं सुना सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, इसलिए मैंने जो मुख्य बातें हैं वो नोट करके रखी है। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। अब अगला है मौन निमंत्रण पंत की कविता, एक रहस्यवादी। जो मौन निमंत्रण कविता है पंत की, सुमित्रानंद पंत की, ये एक रहस्यवादी कविता है। और महादेवी वर्मा की कृति यामा एक संग्रह है। यामा पे महादेवी वर्मा की जो प्रसिद्ध रचना है ना यामा, ये एक रचना न हो करके एक क्या है, कविता संग्रह है। उसमें निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत का संकलन है यामा। इन सभी रचनाओं का एक संकलन बनाया गया है और जिसका नाम दिया गया है यामा। और महादेवी वर्मा को ही आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा पूछा गया तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। ऐसी पंक्ति पूछी जाएगी किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। तो आज छायावाद में इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर अब ज़्यादा आगे चलेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए इतनी है मुख्य बातें जो पेपरों में आने लायक है और पेपरों में आती हैं। मैं केवल उनको आपके लिए बताती हूँ, वो मैंने नोट करके रखी हुई है और वही मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छायावाद के प्रमुख रचनाएं और उनके कवि, एक एक करके उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए, जिनको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय।